मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से श्री उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। अब हमको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2, क्योंकि हमने अवतल दर्पण में सत्यापित कर दिया है उस सूत्र को। अब उसी सूत्र को जो है अब हम लोग उत्तल दर्पण में सत्यापित करेंगे। ये बातें समझ में आ गई। सेम वही प्रश्न है, सिर्फ दर्पण चेंज है। पहले अवतल दर्पण था, अब क्या है उत्तल दर्पण। प्रश्न इसी प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछेगा जो हमने पहले बताया था। सेम उसी तरह पूछेगा कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या प्रश्न पूछेगा ऐसे कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा मतलब एक ही होता है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न पूछेगा कि सिंपली अगर प्रश्न पूछे तो आपको बताना है, प्रश्न पूछ दे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें r बराबर 2f या f बराबर r/2, तो ठीक है। अगर प्रश्न इसको घुमा के पूछे कि उत्तल दर्पण में दिखाए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा r बराबर 2f। या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में दिखाएं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। तो प्रश्न समझ में आ गया। या प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न समझ में आ गया। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा गया है, हमने लिख दिया पहले ही। अब हम लोग इस चित्र को समझते हैं, क्योंकि जब भी इस प्रश्न को बनाइएगा तो सबसे पहले आपको एक चित्र की रचना करना होगा, एक उत्तल दर्पण की रचना करना होगा। हमने यहाँ पे जो है एक उत्तल दर्पण की रचना किया है, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएंगे। तो हमने एक चित्र की रचना कर दिया है। यह चित्र जो है उत्तल दर्पण है, जिसमें सभी चीजों को इंडिकेट किया गया है, सूचित किया गया। अब समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं, इसकी रचना कैसे करते हैं। तो इस चित्र को अगर आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए हैं तो समझ जाइए कि आप आसानी से इस भाषा को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको कि सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, एफ का मतलब फोकस होता है, पी का मतलब ध्रुव होता है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है और एक्स डैश प्रधान अक्ष है, छोटा f फोकस दूरी है और बड़ा r वक्रता त्रिज्या है। हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। हम अवतल दर्पण में जब सूत्र सत्यापित कर रहे थे r बराबर 2f या f बराबर r/2, उसी समय हमने आपको बताया था, और फिर भी हम दोबारा भी इसको बता दिए, तो आप तो समझ में गए होंगे। अब इतनी बातें जब आपको मालूम होगा तो आप आसानी से जो है इस चित्र को देख करके भाषा बना सकते हैं अपने शब्दों में। कैसे, तो लिखेंगे, समझिए यहाँ पे समझते चलिए, और भाषा जो है आपको साइड में लिखते हुए नजर आएगा। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है। बात समझ में आ गया। कैसे लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। समझ में आ गया। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई मालूम होती है या काटती हुई मालूम पड़ती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। समझ में आ गया। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटते हुए मालूम पड़ती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही सी को एन से मिलाया, साथ ही सी को एन से मिलाया। बात समझ में आ गया, भाषा समझ में आ गई। चित्र देख करके भाषा लिखना है, भाषा आपको साइड में नजर आ रहा होगा। अब फिर से भाषा बोल दें, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस तथा एक्स डैश प्रधान अक्ष है। पुनः माना कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण है, जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होकर के प्रधान अक्ष को एफ बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है और बी की दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। साथ ही सी को एन से मिलाया। समझ में आ गया। पुनः माना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ है। समझ में आ गया। पुनः माना कि सीपी बराबर आर तथा पीएफ बराबर एफ है, तो सिद्ध करना है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2।
बात समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि पुनः माना कि CP बराबर R तथा PF बराबर F है, तो सिद्ध करना है कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो आशा करते हैं कि आपको भाषा समझ में आ गया, रचना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं आगे। तो अब हम लोग इसका प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रमाण में क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, यह प्रमाण में प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I कोण R के बराबर होगा। तो जब कोण I कोण R के बराबर होगा, समझ में आ रहा है, जब कोण I कोण R के बराबर होगा तो कोण 1 क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा। तो इसलिए क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2। समझ में आ गया कि कोण 1 कोण 2 के बराबर क्यों है, ये बातें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर इसलिए है क्योंकि कोण I कोण R के बराबर है। जब कोण I कोण R के बराबर होगा तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। क्यों कोण I कोण R के बराबर है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों है? क्योंकि हमने I बराबर 1 माना है, R बराबर हमने 2 माना है। देखिए यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, इसी प्रकार ध्यान रखिए कि कोण 2 कोण 3 के भी बराबर है। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे कि इसी प्रकार कोण 3, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, इसी प्रकार कोण 2 कोण 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? तो शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण से। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आ गई कि कोण 2 कोण 3 के बराबर क्यों है। कोई पूछे कि कोण 2 कोण, हमने क्या लिखा, इसी प्रकार कोण 2 कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 2 कोण 3 के बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, तो AB समानांतर किसके, x एक्स के। पुनः यहां पे लिखेंगे, पुनः AB समानांतर क्या है, x एक्स। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या लिखा, पुनः AB समानांतर x एक्स तथा CN इनसे मिलती है। समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि AB समानांतर है किसके, x एक्स के। समझ में आ गया। हमने क्या लिखा कि पुनः AB समानांतर x एक्स तथा CN इनसे मिलती है। समझ में आ गया कि AB समानांतर x एक्स तथा CN इनसे मिलती है। जब AB समानांतर है x एक्स के और जब CN इनसे मिलती है तो क्या होगा, कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण से होगा। क्यों होगा? संगत कोण से। समझ में आ गया। कोई पूछे कि कोण 1 कोण 4 के बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। तो क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए इस बात को कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो वही चीज तो लिखे हैं कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि AB किसके समानांतर है, x एक्स के, और CN क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण 1 कोण 4 के बराबर है। तो कोई पूछे कि कोण 1 कोण 4 के बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण से बराबर है। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो समझ जाइए, सीख जाइए, जान जाइए इसके बारे में कि आखिर में कोण 1 कोण 4 के बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। समझ में आया? क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है। क्यों है? संगत कोण से। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। अब कोण 1 कोण 4 के बराबर है तो कोण 2 भी कोण 4 के बराबर होगा।
नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिए कि जब कोण 1 कोण 4 के बराबर है तो कोण 2 भी तो कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। यहां पे लिखिए कि चूंकि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। ये बात तो समझ में आई। कोण 1 कोण 4 के बराबर है। क्यों है? तो संगत कोण से। तो जब कोण 1 कोण 4 के बराबर है तो कोण 2 भी तो कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। समझ में आ गया? तो जब कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा तो कोण 3 भी तो कोण 4 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? जब कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो कोण 3 भी तो कोण 4 के बराबर होगा। तो क्यों? क्योंकि चूंकि कोण 2 बराबर क्या है? कोण 3। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई कि कोण 3 कोण 4 के बराबर क्यों है? क्योंकि कोण 2 कोण 3 के बराबर है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है, अब ध्यान से समझिए, जब यह कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो यहां पे देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर है। जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो CF किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए सम्मुख 3, कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन है? CF है। और कोण 4 के सामने वाली भुजा कौन है? BF है। तो सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख कोणों, तो इस सम्मुख, यह कोण के सामने सम्मुख भुजा कौन है? CF। और इस कोण 4 के सामने कौन है? तो BF है। तो याद रखिएगा कि जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो क्या होगा? CF जो है BF के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? ये CF है। CF जो है किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आ गया? लिख देते हैं यहां पे, याद रहेगा आपको। सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई कि CF बराबर BF क्यों हुआ? क्योंकि कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो जब कोण 3 कोण 4 के बराबर है तो CF किसके बराबर होगा? BF के बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कि अब यदि मान लीजिए अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट हो तो, अब यदि यह B बिंदु P के काफी निकट हो तो वहीं से लिखेंगे। अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो अब यदि B बिंदु P के क्या हो? काफी निकट हो तो, बाई चांस यह B बिंदु यहां पे ना आकर के यहां पे आता तो यह BF किसके बराबर होता? PF के बराबर होता। बात समझ में आ रहा? हमने क्या लिखा कि अब यदि, यहां पे ध्यान से सुनिए, अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो यह BF किसके बराबर होगा? PF के बराबर होगा। देखेंगे इसलिए BF बराबर क्या? PF। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई कि अब यदि B बिंदु P के काफी निकट हो तो BF बराबर क्या होगा? PF। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब क्या लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है। अब चित्र से अस्पष्ट है। हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। तो चित्र में क्या है यहां पे समझते हैं। साइड में समझिए, यहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या करें, बोर्ड बहुत छोटा है। अब चित्र से अस्पष्ट है। चित्र में क्या है? तो यह CP, हमको क्या चाहिए? CP। तो CP बराबर क्या होगा बाबू? हमने क्या लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। हमने ये लिखा कि अब चित्र से अस्पष्ट है। CP बराबर, यानी हमको यह CP चाहिए। तो CP कैसे मिलेगा? तो CF प्लस PF करेंगे तभी तो मिलेगा ना। हमको CP चाहिए तो CP कैसे मिलेगा? तो CF प्लस PF। तो वहीं लिखेंगे CF प्लस PF। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब फिर CP चाहिए। तो CP बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? CF। तो यह CF किसके बराबर है? ध्यान से समझिए, यह CF किसके बराबर है? यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? यह CF किसके बराबर है? तो देखिए, तो यहाँ पे CF बराबर क्या है? BF है। तो CF की जब हमने क्या लिखेंगे? BF लिखेंगे। कोई दिक्कत? हमने CF जब क्या लिखा? BF। आप प्लस PF है तो प्लस PF लिख दिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए आप एक स्टेप। ठीक है, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है, इसके बाद हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं अब CP बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे
Cp बराबर, तो Cp बराबर क्या होगा, Cp बराबर क्या होगा, तो Bf जहां पे है, यहां पे Bf जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो Bf किसका बराबर है, तो यहां पे देखिए जब Bf किसका बराबर है, Pf का बराबर है, समझ में आ रहा है ना जी। अरे यह Bf किसका बराबर है, Pf का बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, Pf अब प्लस Pf, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब Cp बराबर क्या हुआ, Pf प्लस Pf, तो Cp बराबर Pf प्लस Pf, कितना Pf, तो 2Pf। यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, गाउज मज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा लोग और नोट्स बनाते चलिएगा लोग, ठीक है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे Cp, तो Cp बराबर क्या होगा, Pf प्लस Pf, तो कितना Pf, तो यहाँ पे इंप्लाइज का चिन्ह दे करके यहाँ पे Cp बराबर Pf प्लस Pf, तो कितना, तो 2Pf, तो हमने 2Pf लिख दिया, कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी Cp बराबर Pf प्लस Pf, तो 2Pf हो गया। अब Cp बराबर हमने क्या माना था, R माना था, R2 है तो 2, Pf बराबर क्या माना था, छोटा f माना था, ठीक है। इसलिए हमको क्या मिला, R बराबर 2f या f बराबर क्या मिलेगा, तो ये गुना में है, बराबर की क्या होगा, भागा में, यानी R बाई क्या होगा, 2 होगा। हमको सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, R बराबर 2f या f बराबर R बाई 2, क्या हो गया, तो समझ में आ गया, समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पे R क्यों आया, क्योंकि हमने क्या माना था, Cp बराबर हमने R माना था। यहाँ पे Pf बराबर छोटा f क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब रचना कर रहे थे उसी समय हमने माना था Pf बराबर f, इसलिए क्या मिला, Pf बराबर f मिला, समझ में आ गया। दो पहले से हमने 2 लिख दिया, इसलिए क्या मिला, R बराबर 2f, यही सत्यापित करना था। फिर क्या मिला, f बराबर R बाई 2। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, जल्दी इसको उतारिए, या आप होशियार बच्चे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं। उतार लिए, उतार लिए, समझ में आया, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप आसानी से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर जो है इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं या किसी भी सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वह भी जो है, अगर आप जो है वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को देखे होंगे और आपको दोनों प्रश्न समझ में आए हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।